चलो इधर भी देख लो। तो नमस्कार, आई एम योर नेट मेंटर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। एंड यहाँ एनसीईआरटी का, जहाँ इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब बुलेट्स पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है। एंड वहां से बाहर क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो जो भी पॉइंट दिख रहा है, मतलब अभी करेंगे उसको, आप अगर सही से कर लेते हो तो उससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस भी बहुत कम है। उसे आप कर लीजिए बस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? सो बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। क्या? प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। And second point, all the micro-mediated process are comes under biotechnology. All the micro-mediated processes are comes under biotechnology. And third point, parts of biotech क्या क्या है? IVF, in vitro fertilization, gene synthesis, DNA vaccine, एंड करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव जीन। और भी पार्ट्स है, पर एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स है बस यही है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मतलब फोर्थ पॉइंट, ईएफबी का फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिफ्थ पॉइंट, टू कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक। क्या क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, टू कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक। ओके, सिक्स पॉइंट, asexual reproduction preserve the genetic information while sexual reproduction permit variation. कैसे? So in case of asexual reproduction, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो द जेनेटिक constitution of the progeny is as same as the parent, but in case of sexual reproduction उसमें क्या रिकॉम्बिनेशन होता है? कहाँ होता है? मियोसिस फर्स्ट के पैकाइटिन फेज में, जो कि प्रोफेज वन का। ओके, so asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permit variation. Okay, seventh point, in chromosome there is a specific DNA sequence known as ORI, origin of replication, responsible for initiating replication. Okay, in chromosome there is a specific DNA sequence known as ORI, origin of replication. Eighth point, cloning. What is the definition of cloning? According to NCERT, making of multiple identical copies of any template DNA. Okay. 8.9. Okay, 9 point. So, क्लोनिंग के केस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट, कोई डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करेंगे एंड डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का एक सेल लेंगे एंड सेल के अंदर से एक डिजायर्ड जीन निकालेंगे। उस डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए के साथ मिक्स करेंगे तो वो हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए शुड बी ट्रांसफर इनटू अ सुइटेबल होस्ट। ओके, ऐसा होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी जीन। क्या? कोई भी एक डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, उसे सिलेक्ट करेंगे एंड उसके सेल के अंदर desired gene को select करेंगे and this desired gene should be ligated with the vector DNA, and this vector DNA then becomes the recombinant DNA, and this recombinant DNA ultimately transferred to a suitable host. Okay, 10th पॉइंट क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहाँ है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। प्लाज्मिड, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इसका सोर्स है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, autonomously replicating circular extra chromosomal DNA and convert the antibiotic resistant. Okay, convert the antibiotic resistance. So plasmid is responsible for the antibiotic resistance. Okay. And Stanley Cohen and Harvard were made first recombinant DNA in 1972.
कौन? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन 1972. यहाँ से क्वेश्चन। ओके, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। यहाँ आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या पॉइंट है इतना सिंपल, पर यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो जो पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है सब यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, 13 पॉइंट, mosquito act as an insect vector to the transfer of the malarial parasite into the human body। ये एकदम सिली क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा है कि बहुत सिंपल है क्या होगा, पर यही से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उस टाइम पे प्रेशर भी रहता है, तो जहां जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, हर एक पॉइंट है। 14, लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है? लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर। लाइगेज का काम ही जोड़ना है। सो लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर, ओके, एंड मेक a new combination of the circular autonomously replicating DNA in E. coli। ऐसे याद रखो, लाइगेज का काम क्या है? जोड़ना। तो एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ देगा वेक्टर के साथ, एंड दूसरा क्या? सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए जो है इकोलाई में, उसका न्यू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? जोड़ के ही तो कर सकते हैं अपन, जोड़ के काट के, तो जोड़ना लाइए इसका काम है दो। ओके, सिंपल। 15 क्या है? प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लेंगे एंड देन इसको अपन इकोलाई में ट्रांसफर करेंगे, एंड इकोलाई रेप्लिकेट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कैसे काम करता है ये देखो। कोई भी अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसको अगर हम एम्पलीफाई करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? उसे पहले प्लाज्मिड के साथ उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एंड देन प्लाज्मिड वेक्टर के साथ उसे ऐड कर लिया, एंड देन उसे इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे, एंड देन इकोलाई रेप्लिकेट दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पे क्या होता है? यही पॉइंट है पहले जो था, कि कोई डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से, 9th पॉइंट, कोई डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से हमने सेल निकाला एंड सेल से डिजायर्ड जीन निकाला। जैसे यहाँ पे क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का जो सोर्स है उसको लेंगे, एंड वहां से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकालेंगे, एंड दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अपन ऐड करेंगे किसके साथ? प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, एंड देन ये क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर। एंड रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड वेक्टर है विद रेजिस्टेंस जीन, इसको हम ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंट जीन। ओके, 16 पॉइंट क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, 17, की टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या? की टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। पांच है क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। 18 पॉइंट, एंजाइम्स responsible for restricting the growth of the bacteriophage in E. coli were isolated in 1963. Okay, enzymes which are responsible for the restricting of the growth of the bacteriophage, which is a virus, in E. coli, which is a bacteria, were isolated in 1963. They are two in number. Okay, एक क्या करता है? Cut the DNA and another add the methyl group with the DNA. यहाँ का क्या है कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर बैक्टीरियोफाज ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या क्या क्या? उसका काम है, एक का काम है डीएनए को कट कर देना, ओके, एंड दूसरे का काम ऐड द मिथाइल ग्रुप विद द डीएनए। मिथाइल ग्रुप ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे क्या, ये मिथाइलेशन होता है, एक टेक्निक जिससे कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन को डीएक्टिवेट किया जाता है मिथाइलेशन के थ्रू। ओके, ये सब प्रॉपर्टी होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो खैर यहाँ के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाज इनटू ई कोलाई आर आइसोलेटेड इन 1963, और वो है टू इन नंबर। क्या करता है? वन कट द डीएनए एंड अनदर ऐड द मिथाइल ग्रुप विद द डीएनए। ओके, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बाम एच आई, बैम एच आई का क्या है? रेस्ट्रिक्शन है
5 to 3, सब 5 to 3 है यहाँ पे, GG80CC, एंड इको R1 का क्या है, GAATTC, एंड हिंद थर्ड का है AAGCTT, ओके, एंड हिंद सेकंड का 5 to 3 GTAC, and the first restriction endonuclease is in the second. The first restriction endonuclease is in the second. And in the second, always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair, which is known as recognition sequence. Okay. So in the second, always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. Okay. तो जनरल क्या आता है, हिंद सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कैटेगरी में आता है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है डीएनए को एक जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके, जो कि 6 बेस पेयर का होता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एनसीईआरटी, पर ये 4 to 8 बेस पेयर का होता है। जैसे कि उस हिसाब से अगर यहाँ पे जैसे 6 बेस पेयर है, ठीक है, तो इसे हेक्सा कटर बोल देंगे हम। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद सेकंड है, हेक्सा कटर एंजाइम है, क्योंकि 6 बेस पेयर है। अगर 4 बेस पेयर होता तो टेट्रा कटर, और 8 होता तो ऑक्टा कटर, तो 4 से 8 तक वेरी करता है। खैर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ लिख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, more than 900 restriction enzymes are present that have been isolated from 230 strain of bacteria. More than 900 restriction enzymes are present that have been isolated from 230 strains of bacteria. 21 point क्या है, restriction enzymes are of class nucleases. Okay, and nucleases are of two types, endonuclease and exonuclease. Endonuclease क्या करता है, cut a specific position, and exonuclease cut the ends. Okay, 22 point, endonuclease कैसे फंक्शन करता है, कि फंक्शन by inspecting the length of DNA sequence. Okay, inspect restriction endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence. यहाँ पे लेंथ के and find and specific sequence कैसे काम करता है, find and specific sequence which is recognition sequence, then bind with that DNA, okay, and cut both the strand, किसको, बैकबोन को, सुगर एंड फॉस्फेट जो बैकबोन से काटता है। तो restriction endonuclease find and specific sequence, bind with the DNA and cut both the strand। कैसे याद रखेंगे, फाइंड, बाइंड एंड कट, ओके, कट द बैकबोन। अब 23rd पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट the DNA little away from the center of the palindromic site between the same two base of opposite strand, leaving a single portion at the ends which strickens because of formation of hydrogen bond with their complementary counterpart। ये इतना बड़ा सेंटेंस दे देगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल किस लिए, बिकॉज टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द लाइगेज। ये सब इतना स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, दे देगा एंड देन क्वेश्चन पूछेगा, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा फॉर व्हिच दिस इज परफॉर्म, तो टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ लाइगेज। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यूज होगा तो सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज देन सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसका भी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसका भी कैटेगरी होता है, जैसे कि नियोसिसोमर, आइसोसिसोमर, पर वो अभी हाई लेवल पे है, तो कोई जरूरत है उसको, हम इस पे काम करते हैं इसलिए थोड़ा बैठ गया, सॉरी। अभी कहते हैं 25 पॉइंट। 25, restriction endonucleases are used to form recombinant DNA molecule, which are composed of the DNA from the different source or genome. Okay, restriction endonucleases are used to form recombinant DNA molecule, which are composed of DNA from different source or genome. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको इकोलाई में सेल में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफर ऑफ एनी फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द इकोलाई सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन।
यहाँ पे फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, 27 point, gel electrophoresis. Gel electrophoresis किसलिए? कि technique to separate the DNA fragment which are produced by the restriction endonuclease enzyme. Technique to separate the DNA fragment produced by the restriction endonuclease enzyme. And 28 point, DNA fragment are negatively charged because of phosphate. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, PO4- तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसीलिए दैट्स व्हाई डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर द अप्लाइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जनरली क्या होता है, एगर, एगर मीडियम। ओके, और भी हो सकता है पर एगर मीडियम जनरली लिया जाता है। अब 29, most common matrix is agarose gel, okay, which is a natural polymer and extracted from the seaweeds. Okay, most common matrix is agarose gel, which are natural polymer and extracted from seaweeds. Okay, एंड और एक है अगर अगर, जो कि हमने वो बायोलॉजी कौन था, हाँ प्लांट किंगडम में जो algae में पढ़ा था कि रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ओके, वहां से भी ऑब्टेन होता है। अब 30 पॉइंट, डीएनए फ्रेगमेंट आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग the DNA with the ETBr, which is ethidium bromide, okay, and exposing to the UV ray gives a bright orange in color। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। So DNA fragment visualized after staining the DNA with the ETBr, जो कि कार्सिनोजेनिक एजेंट है, एथिडियम ब्रोमाइड, इस पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है लैब में। बाकी छोड़िए, एनसीईआरटी पॉइंट, एनसीईआरटी के हिसाब से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए फ्रेगमेंट आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद द ईटीबीआर एंड एक्सपोजिंग टू यूवी रे व्हिच गिव्स अ ब्राइट ऑरेंज इन कलर टू द डीएनए। 31 point, illusion. Illusion क्या है? Cutting of the DNA fragment from the agarose gel. Illusion means the cutting of the DNA fragment from the agarose gel. मतलब एग्रोस जेल में आप डीएनए को रन कर दिए एंड आफ्टर दैट उस वहां से डीएनए को अगर कट करना होगा तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूशन। And 32 point, plasmid and bacteriophage has the ability to replicate within the bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA। तो independent of the control of the chromosomal DNA कौन कौन, plasmid and the bacteriophage, okay, has the ability to replicate within the bacterial cell independent of the chromosomal DNA। Most of the plasmid have 15 to 100 copies per cell। Most of the plasmid have 15 to 100 copies per cell। ये इंपॉर्टेंट है, पर सेल, ऐसे कंफ्यूज हो सकता है, पर सेल, पर ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ दे दिया फिर, मतलब यहाँ से पॉइंट बन सकता है। So 34 point, vectors should be engineered in such way, vectors should be engineered in such way कि they can help in the easy linking of the foreign DNA, easy linking of foreign DNA and select the recombinant from the non-recombinants। Okay, select the recombinant and the non-recombinant, between the select the recombinant from the non-recombinant and help in easy linking of the foreign DNA। 31 point, so 35 क्या है, origin of replication क्या है कि वो है sequence, origin of replication is a specific DNA sequence, okay, where the replication start, okay, and any piece of foreign DNA can link with it for replication, and it controls the number of the copies of the template DNA। It controls the number of the copies of template DNA। And selectable marker क्या करता है, identify the transformant from the non-transformant। Okay, selectable marker कहता है identify the transformant from the non-transformant। selectable marker जैसे कोई कह सकते हैं यहाँ पे वो एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, जैसे आगे देखते हैं। So normal E. coli cell do not carry resistant against the antibiotic। Normal E. coli cell, normal E. coli cell do not carry the resistance against the antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin। Okay, 38, recognition site attached to the, okay, so रिकॉग्निशन साइट में क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट पे ही जो फॉरेन डीएनए है वो अटैच होता है एंड मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट कैन कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। ओके,
तो एक अगर रिकॉग्निशन साइट कोई भी एक जो वेक्टर है वहां पे जो रिकॉग्निशन साइट है उधर क्या होता है कि जो एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे अपने डिजायर वाला जो रिकॉग्निशन साइट है वहां पे आके अपना फॉरेन डीएनए अटैच होता है जैसे कि कोई डिजायर्ड जीन ओके एंड अगर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट हो तो इट कैन कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग ओके 39 पॉइंट रेट्रोवायरस क्या करता है ट्रांसफॉर्म द एनिमल सेल इनटू कैंसरस सेल ट्रांसफॉर्म द एनिमल सेल इनटू कैंसरस सेल रेट्रोवायरस ट्रांसफॉर्म द एनिमल सेल इनटू कैंसरस सेल ओके 40 पॉइंट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसमें क्या होता है कि बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसिस जीन इनएक्टिव किस लिए क्योंकि ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है कि बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसिस जीन यहाँ पे ये नाम इम्पोर्टेंट है बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसिस जीन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब क्या कुछ भी अगर इंसर्ट कर दिया गया तो उससे इनएक्टिव हो जाएगा कुछ भी सो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में बीटा गैलेक्टोसाइड जीन को हो जो वो इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट करके इनएक्टिवेट करके ओके एंड 41 पॉइंट क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या है वो पैथोजन फॉर मेनी डाइकॉट प्लांट यहाँ पे क्वेश्चन है डाइकॉट प्लांट ओके कहीं भी क्वेश्चन मतलब पॉइंट तो इसीलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना एंड यहाँ पे एकदम वही पॉइंट लिख के दे दिया अपन ने कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ओके तो इस पॉइंट को अगर इस सब को आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी का ही है एंड जहां जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस क्या है pathogen for many dicot plant and transfer the tDNA to the plant cell okay and then plant cell become tumorous cell okay transfer the tDNA to the plant cell and then plant cell become tumorous cell and then this tumorous cell direct the tumor cell to produce chemical useful to the pathogen so एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या करता है जो टी डीएनए होता है उसे प्लांट सेल्स जो टी डीएनए होता है उसे प्लांट सेल में ट्रांसफर करता है एंड देन प्लांट सेल बिकम ट्यूमरस सेल एंड दिस डायरेक्ट द ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल यूजफुल टू पैथोजन and 42 point DNA क्या है DNA is an hydrophobic molecule and cannot pass through the cell membrane DNA is an hydrophobic molecule cannot pass through the cell membrane okay and कोई भी सेल है उसे कॉम्पिटेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करता है कैल्शियम आयन वैसे कहलाते हैं एंड which क्या करता है इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन मतलब कोई भी एक सेल है उसे कॉम्पिटेंट करना मतलब क्या करना कोई भी सेल को ऐसे बनाना कि वो जो फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है उसे अपने अंदर ले ले ओके तो उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल को कॉम्पिटेंट करना तो कोई भी सेल को कॉम्पिटेंट करने के लिए उसे कैल्शियम आयन दिया जाता है which क्या करता है इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सो दैट इट कैन टेक अप द फॉरेन डीएनए एंड 43 पॉइंट क्या कि सेल प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस में रखते हैं एंड देन 42 डिग्री में एंड फिर आइस हीट सोक एंड आइस देन सेल टेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली ये क्या है सेल को कॉम्पिटेंट करने के लिए एक मेथड है जो कि एनसीईआरटी में दिया है ये है क्या हीट एंड आइस मतलब हीट सोक मेथड यहाँ पे और कोई भी मेथड हो सकता है जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट ऐसे भी हो सकता है ओके तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट दिया है तो ये इम्पोर्टेंट है और ये और इम्पोर्टेंट है 42 डी ओके एंड डिसम पैथोजन वेक्टर क्या है जो डिसम पैथोजन वेक्टर है इन्फेक्ट द सेल एंड ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल ओके तो माइक्रो इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ओके माइक्रो इंजेक्शन के केस में ये सब क्या है कि एक कोई भी फॉरेन डीएनए को सेल में ट्रांसफर करने की कोई भी होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का टेक्निक जो है कि माइक्रो इंजेक्शन में क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ओके ऑफ द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म एंड बायोलिस्टिक्स और जीन गन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल है
ऑर्गेनिज्म जो डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स है जिसमें हमको डीएनए को ट्रांसफर करना है, वो सेल जो उसका सेल को बॉम्बार्ड किया जाता है विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स आर जनरली मेड अप ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन एंड हैविंग डीएनए कोड। ओके। एंड 46 यहाँ पे क्या, आइसोलेटेड जो डीएनए है उसे प्योर एंड फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल करते हैं, एंड उसे जो डीएनए आइसोलेट करके उसे प्योर एंड फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, एंड आफ्टर दैट दिस प्योर डीएनए mix with the chilled ethanol and then PPT precipitate of the DNA is formed। So यहाँ पे important question क्या से बन सकता है कि डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से अगर ट्रीट करें तो वो प्योर डीएनए का पीपीटी प्रेसिपिटेट बन जाता है। जनरली यहाँ पे इथेनॉल है पर आइसोप्रोपेनॉल का भी यूज किया जाता है। ओके। हम लैब में क्या करते हैं, मेनली जो लैब वर्क बता रहा हूँ मैं जो करता हूँ, मेनली वहाँ पे सी टैब मेथड से डीएनए का आइसोलेशन निकाल लिया, पहले डीएनए का पत्ती लिया एंड देन उसे क्या किया कोई भी लीफ मान लो, कोई भी प्लांट है। ओके। सो मान लो राइस प्लांट है, तो राइस प्लांट का एक उसका जो कि लीफ है वो ले लिया 1 ग्राम, 1 या 2-3 ग्राम ले लिया, एंड देन उसे क्या किया कि ग्राइंडर से, ऐसे मोटर पेस्टल ग्राइंडर से उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल के उसे मतलब स्टिप करके ग्राइंड कर लिया, एंड देन ग्राइंड करके जो एक्सट्रैक्शन बफर सब कुछ देके, मतलब ये प्रोसेस होता है एक सीटैब मेथड, जो कि सी टैब मेथड होता है। तो उसमें क्या है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम नाइट्रेट मेथड कुछ है, तो उसमें डीएनए को एक्सट्रैक्शन किया जाता है, हम जो करते हैं लैब में। ओके। तो बाकी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो जो लिखा है उस पॉइंट को पढ़ लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड 47 पॉइंट क्या है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन to check the efficiency of the restriction enzyme। So agarose gel electrophoresis में हम करते क्या है कि डीएनए को रन करते हैं एग्रोस प्लेट में। तो यहाँ पे डीएनए रन कैसे होगा, जब तक कि ना वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सही से काम ना करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काम नहीं किया मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को सही से डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो डीएनए का रन होने में थोड़ा दिक्कत आएगा। सो दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो चेक द एफिशिएंसी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके। And 48 क्या पॉइंट, एडिशन ऑफ द सोर्स डीएनए टू द वेक्टर डीएनए इज डन बाय द डीएनए लाइगेज। और ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एडिशन हो रहा है मतलब जोड़ना, तो लाइगेज का काम ही होता है जोड़ना, तो एडिशन ऑफ द डीएनए सोर्स डीएनए टू द वेक्टर डीएनए इज डन बाय डीएनए लाइगेज। And PCR is carried out by two sets of primer and a DNA polymerase। Okay, PCR is carried out by the two sets of primer and DNA polymerase। Primer क्या है, primer है chemically synthesized oligonucleotide which are complementary to the region of the DNA। And the thermostable DNA polymerase कहाँ से निकाला गया है, the bacteria which is known as Thermus aquaticus which can active at high temperature। Okay, high temperature induced denaturation of the double stranded DNA। ओके। यहाँ पे क्या आता है कि कोई भी एक पीसीआर है, पीसीआर में क्या साइकिल, पीसीआर मशीन में हम क्या करते हैं कि डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, एंड उसके लिए क्या होता है, हर एक पीसीआर के लिए 3 मेन स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ओके। सो डीनेचुरेशन लगभग 97 डिग्री में होता है, 97 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक हाई टेम्परेचर है, उसमें हम करते हैं 97 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड। ओके। ऐसे ही डीनेचुरेशन हो गया, फिर एनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन, तो वो एक साइकिल हो गया है। ऐसे ही एक साइकिल में डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन, दूसरे साइकिल में भी फिर से डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ऐसे ही कई साइकिल चलता है पीसीआर में, सो दैट डीएनए एम्पलीफाई हो सके। ओके। तो यहाँ पे बताने की क्या जरूरत है मेरे को कि यहाँ पे जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर 97 डिग्री, अप्रोक्स 97 डिग्री में ही होता है। सो वो हाई टेम्परेचर है। सो उस हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए एक जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमर चाहिए ना, सो वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमर एक थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हम पाया जाता है। ओके। एंड पीसीआर में जो बोला था, पीसीआर ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स, क्या क्या, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड extension of primer। Okay, so each cycle of
PCR has 3 स्टेप डिनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, और ये साइकिल कई बार चलता है, लगभग 12 से 30 बार। एंड 52, क्या लाइगेटेड डीएनए कंटेनिंग एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्लस रेसिपिएंट सेल ट्रांसफॉर्म इनटू द सेल। ये क्या है कि वो इजी पॉइंट पे मैंने लिख दिया, यहाँ से गौर में देखिएगा। ओके, कि सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है। तो कोई भी एक लाइगेटेड डीएनए है, ओके, उस डीएनए को जो कंटेनिंग एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक डीएनए फ्रेगमेंट है जो कंटेन करता है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ओके, उस जीन को, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कंटेनिंग लाइगेटेड डीएनए को रेसिपिएंट सेल के साथ मिक्स कर दिया, ओके, एंड देन दिस सेल बिकम अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, एंड देन दिस ट्रांसफॉर्म्ड सेल, अगर हम आकार प्लेट में ट्रांसफर करते हैं सेल को कंटेनिंग एम्फिसिलिन, तो जो जो भी सेल्स हैं जो कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कंटेन करता है, that are going to be alive, but the cell which are not having the ampicillin resistant gene are died due to lack of the ampicillin resistant gene. So here ampicillin की वजह से क्या हुआ कि the cell which is containing the ampicillin resistant gene वो बच गया। तो here ampicillin act as a selectable marker, कि ampicillin यहाँ पे अगर प्लेट में ampicillin ही सिलेक्ट कर रहा है कि कौन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कंटेन करता है, जो एम्फिसिलिन जीन, सो जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कंटेन करता है वो बचेगा, और जो नहीं कंटेन करता है वो सेल मरेगा। तो हेयर एम्फिसिलिन एक्ट एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर कुछ नहीं, बस सिलेक्ट करना, ओके। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से सिलेक्टेबल मार्कर दिया गया है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी एक प्लांट है, तो सिलेक्टेबल मार्कर हमको देता क्या है, वो जनरली क्या देता है कि एक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, कि उसका कैरेक्टर क्या है, ओके, कोई एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सिलेक्टेबल मार्कर कोई भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्टेबल मार्कर सबसे इजी, जो भी कोई प्लांट के केस में किसी का हाइट हो गया, किसी का वेट कुछ भी हो गया, तो सिलेक्टेबल मार्कर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एम्फिसिलिन एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर। खैर एनसीईआरटी का पॉइंट जो कि है इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं बोलते हैं। Next point is, in almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce desirable protein. Okay, desirable protein. So in almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce desired protein. 54 point. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, then it is called a recombinant protein. Okay. 55. Bioreactor provide the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition. क्या क्या? Temperature, pH, substrate, salt, vitamin, oxygen, etc. Okay. And 56 point, bioreactor have क्या क्या? Agitator system, oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system, and sampling parts. Okay. And downstream process क्या? Downstream process include separation plus purification. Okay. Downstream process include separation plus purification. And last 58 point, downstream process and quality control system vary from product to product. Vary from product to product. And thank you. So best wishes. बस इस पॉइंट्स को कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा, जहां से क्वेश्चन प्रोबेबली क्वेश्चन बनने का चांसेस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं पे है। तो इसको कर लेंगे तो एनसीईआरटी को भी ज्यादा जरूरत पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी से ही निकाला गया है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।